हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सपीरियंस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। नेशनल पॉलिसी ऑन आर्काइविंग, डी क्लासिफिकेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ वॉर या ऑपरेशन हिस्ट्रीज क्लियर कर दी गई है। ओके, तो हम इससे रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे कि आखिर इसके अंदर है क्या, और पॉलिसी से रिलेटेड जो की इश्यूज़ हैं उनको भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए, नाम समझिए आप, पॉलिसी ऑन आर्काइविंग, डी क्लासिफिकेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ द वॉर ऑपरेशंस एंड हिस्ट्रीज। जो वॉर इंडिया ने लड़ी हैं पिछले कुछ सालों में, इंडिया की स्वतंत्रता को 75 साल होने वाले हैं, बहुत सारी वॉर्स लड़ी हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हमने यहाँ पर किए हैं, उन सब का यहाँ पर कंपाइलेशन किया जाएगा। कुछ का किया जा चुका है, जो नए हैं उनका किया जाएगा, उनको डी क्लासीफाई किया जाएगा जो पुराने हो चुके हैं। डी क्लासीफाई का मतलब यहाँ पर हो जाता है, मतलब अब वो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं रहे, आप उनको पब्लिक को भी दे सकते हो, पब्लिक में भी शेयर कर सकते हो कि देखो हमने इस तरीके की चीज़ें की थी। सिक्योरिटी के इशूज़ रहेंगे, वो मैं बता रहा हूँ आपको, इशूज़ के अंदर कवर करूँगा। ओके, तीसरी टर्म यहाँ पर आई आर्काइविंग, जो पुरानी चीज़ें हो सकती हैं उनका संग्रहण भी हमें यहाँ पर करना है। ओके, तो ये तीन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। वन बाई वन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च कर दी, हमारे पास इससे पहले अब अच्छा अभी एक स्लाइड और है। तो ये पॉलिसी क्यों यहाँ पर आई, तो पॉलिसी की रिकमेंडेशन दी गई बाय द कारगिल रिव्यू कमेटी, और साथ में एन वोहरा कमेटी जो कि 1993 के अंदर बनाई गई थी। इन दोनों कमिटीज़ ने यहाँ पर इस पॉलिसी के लिए बेसिकली इन्होंने कहा था कि ऐसी कोई पॉलिसी होनी चाहिए जो कि आर्काइविंग, डी क्लासिफिकेशन और कंपाइलेशन के ऊपर होनी चाहिए। ओके, तो ये पॉलिसी इन्होंने यहाँ पर रिकमेंड की थी। सच अ पॉलिसी वुड प्रोवाइड ऑथेंटिक मटेरियल फॉर एकेडमिक रिसर्च। तो अगर आप सिक्योरिटी से रिलेटेड एकेडमिक्स चलाते हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें मददगार होंगी। एंड काउंटर द अनफाउंडेड रूमर्स। और जो ये चाइना है या फिर पाकिस्तान है, ये उल्टे सीधे क्लेम करते हैं कि हमने वो किया था वो किया था, तो उन रूमर्स को भी यहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है। और राइट, इसके बाद पॉलिसी के मीजर्स को मैं अगली स्लाइड में पढ़ाऊंगा, उससे पहले समझिए हमारे पास इस समय क्या है। हमारे पास इस समय एक एक्ट है, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 का। इसके अंदर पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स हमने तैयार किए 1997 में। इसके अंदर हमने ये कहा कि 25 साल या उससे पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको डी क्लासीफाई करने के लिए आपको उन्हें नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को सौंपना होगा। हर एक मिनिस्ट्री, ऑल मिनिस्ट्रीज आर सपोज टू हैव अ रिकॉर्ड ऑफिसर। सभी मिनिस्ट्रीज के पास एक रिकॉर्ड ऑफिसर होता है। उस रिकॉर्ड ऑफिसर का काम आप यहाँ पर देखें तो उसका काम बहुत सारे काम के बारे में नहीं जाना, ठीक है। तो रैंक देखिए आप, उसकी रैंक होती है अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये ऑफिसर यहाँ पर जो इवेल्युएट करेगा, डाउनग्रेड करेगा द क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स बीइंग मेंटेन बाय इट। हर 5 साल में उनको यहाँ पर आपका वेरीफाई भी करेगा दोबारा से। क्यों? क्योंकि अगर कोई नई चीज़ हमें पता चली है तो उसको वहाँ पर ऐड करेगा। और जब वो 25 साल के हो जाएंगे, 5 साल के 5 वेरिफिकेशन करने के बाद, जब उन्हें एक एज अ परमानेंट नेचर मिल जाएगी कि अब इसके बाद इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, तब उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को। बात समझ में आई आपको? तो ये प्रोसीजर हमारे पास अभी तक था, इस तरीके से काम होता था। काम क्या होता था, मिनिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड ऑफिसर इन सबको मेंटेन करेगा। जो भी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड्स रिलेटेड होंगे मिनिस्ट्री से, उनको हर 5 साल पर वेरीफाई करता रहेगा। और जब 25 साल हो जाएंगे तो एज अ परमानेंट जब वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, उनको सौंप दिया जाएगा टू द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। और इस तरीके से आपका नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि उनको डी क्लासीफाई करना है या नहीं करना है। बात समझ में आई? ये हमारे पास अभी तक होता है। ऑलराइट, ये चलता रहेगा, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। अब जो नई पॉलिसी है उसके थोड़े से फीचर जानिए। नई पॉलिसी के अंदर कहा गया है रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डी क्लासिफिकेशन रेस्ट विद द रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आई? तो एज स्पेसिफाइड इन द पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 एंड द पब्लिक रिकॉर्ड बुक 1997। तो ये जो काम यहाँ पर चल रहा था, ये काम चलता रहेगा पॉलिसी के अंदर। ये बात पहले पॉइंट के अंदर कही गई। तो मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि मैंने अभी पिछली स्लाइड के अंदर चीज़ें कवर कर दी। तो रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप यहाँ पर समझ गए होगे, पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, हिस्ट्री डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन विद वेरियस डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन वाइल कंपाइलिंग, सीकिंग अप्रूवल और पब्लिशिंग ऑफ वॉर मटेरियल ऑफ द हिस्ट्रीज। अगर मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी रिकॉर्ड ऑफिसर किसी भी तरीके का कंपाइलेशन कर रहा है, सीकिंग कर रहा है या फिर अप्रूवल या पब्लिशिंग हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, तो हिस्ट्री डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसके अंदर कोऑर्डिनेशन का वर्क करेगा। ठीक है, मतलब साथ मिलकर के यहाँ पर वर्क किया जाएगा।
तीसरी चीज़ अगर आप देखें, पॉलिसी मैंडेट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ कमिटी हेडेड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर कंपाइलेशन। बात समझ में आई आपको? तो ये जो कंपाइलेशन किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका एक कमेटी के द्वारा, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी उसको हेड करेगा। ये न्यू पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ओके, अगली चीज़ ये है कि ये जो कंपाइलेशन किया जाएगा ये आपको 5 साल के अंदर कर देना है, जब आपने इसको सोचा है। बात समझ में आई? जब रिकॉर्ड आपके 25 साल के हो जाएंगे, 25 साल या उससे पुराने हो जाएंगे, तब उनको डी क्लासीफाई किया जाएगा। डी क्लासीफाई करने की पावर गवर्नमेंट के पास होगी। वो कह दे कि हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, डिस्क्रेशनरी पावर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बात समझ में आई? तो पब्लिक डोमेन में डाला जा सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का मन करा तो नहीं भी डाला जा सकता। रिकॉर्ड जो 25 साल से ऊपर के हो जाएंगे, 25 साल से ज़्यादा के हो जाएंगे, उनको यहाँ पर आप देखा जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को। तो बहुत सारे जो प्रोविज़न्स हैं वो आपके यहाँ से ही उठाए गए हैं, पब्लिक रिकॉर्ड रूल 1997 से। और राइट, तो इन रूल्स को थोड़ा आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो ये सब नए जो फीचर थे ये यहाँ पर आपको नज़र आए। आपने देखा कि कुछ पॉलिसीज़ जो इस रूल के अंदर थे, वही कुछ रूल्स इसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बात समझ में आई? तो ये आउटकम के थ्रू आपको कुछ इश्यूज़ निकल करके आते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ ही ज़्यादा मायने रखते हैं। पहला क्या इशू है? पहला इशू ये है कि द हिस्ट्री डिवीज़न विच हैज़ इन द पास्ट ऑथर्ड अ नंबर ऑफ वेल रिसीव्ड वॉर हिस्ट्रीज़। हिस्ट्री डिवीज़न ने बहुत सारी जो वॉर हैं या ऑपरेशंस हैं उनको पहले भी ऑथराइज़ किया है और उनको लिखा है खुद, ठीक है। अब वो इस काम को नहीं करेगा। विल नॉट लीड द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग और राइटिंग फ्यूचर अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर आप देखें तो एक कमेटी बनाई है, वो इसको यहाँ पर अब कंपाइल करेगी, वो इसको यहाँ पर ऑथर करेगी, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा हेड की जाएगी। तो इशू समझ में आया? राइट, तो अब ये जॉब जो है वो दे दी गई है जॉइंट सेक्रेटरी को, हु मे और मे नॉट हैव ए बैकग्राउंड इन हिस्ट्री और फॉर डैट मैटर द मिलिट्री। बात समझ में आई? जॉइंट सेक्रेटरी हो सकता है कि उसका कोई बैकग्राउंड भी ना हो मिलिट्री के अंदर, या हो सकता है कि उसने कोई वॉर किसी भी तरीके की चीज़ों को फेस ना किया हो, हिस्ट्री को फेस ना किया हो, बट वो इसको यहाँ पर लिखेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से सही हो पाएगा? जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो इस तरीके की चीज़ें, थोड़ा इशू ये क्रिएट करता है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें तो ये आपका जॉइंट सेक्रेटरी को इन्वॉल्व करना एज ए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल यहाँ पर माना जाता है। एमओडी हैज़ ऑल्सो ब्यूरोक्रेटाइज्ड द राइटिंग्स ऑफ द हिस्ट्रीज। जब ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर कुछ नहीं होता। तो जॉइंट सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट ये दिखाता है कि ब्यूरोक्रेसी हर्डल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने बताया कि हिस्ट्री डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहले भी बहुत सारी जो ऑथर ऑपरेशंस हैं, वार्स हैं, उन सबको ऑथर किया है। जैसे ऑपरेशन पोलो को इन्होंने लिखा, ऑपरेशन विजय के बारे में इन्होंने पूरा एक रिकॉर्ड तैयार किया, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन द यूएन ऑपरेशन इन कोंगो 1960-63 में, ये सब इन्होंने यहाँ पर बनाया। लेकिन अगर आप देखें तो इनमें से कोई सा भी अवेलेबल नहीं है, नन आर ऑफिशियली अवेलेबल ऑनलाइन। तो इश्यूज़ यही क्रिएट होते हैं कि आप पॉलिसी तो ला रहे हो, क्या आप उनको पब्लिक के सामने भी लाओगे? 25 साल वाला जो आपने प्रोविज़न रखा है, ठीक, क्योंकि अभी पिछले हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि 50 साल के हो गए हैं या फिर 55 साल रिकॉर्ड हो गए हैं, वो तक अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो सिक्योरिटी के चलते आप ये बड़ी बड़ी जो बातें पीछे कर रहे हो, क्या ये आप पूरी कर भी पाओगे? तो ये आपको देखने को मिलेगा कि तीसरा इशू यहाँ पर आपका बनता है। चौथे इशू की बात यहाँ पर करूँ तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि द हिस्ट्री डिवीज़न देन वेंट थ्रू द डिफ़िकल्ट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अप्रूवल फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स। आपने यहाँ पर देखा कि हर एक डिपार्टमेंट को अपना जो रिकॉर्ड्स हैं वो ले जा करके जमा करने होते हैं जब 25 साल हो जाते हैं, और साथ ही हिस्ट्री डिवीज़न यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेगी। तो पहले जब 1962 की वॉर हुई, 65 की हुई, 71 की हुई, तो हिस्ट्री डिवीज़न को ये टास्क यहाँ पर सौंपा गया कि अलग अलग डिपार्टमेंट से जाइए और लेकर के आइए। देखिए, IB का अलग डिपार्टमेंट होगा, रॉ का अलग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, इन सब ने अपना अपना वर्क किया होगा। तो इन सब का कंपाइलेशन यहाँ पर बहुत ही भारी पड़ गया, डिफ़िकल्ट प्रोसेस इनको यहाँ पर लगी। तो आपने अब नई पॉलिसी जो लॉन्च की है उसमें क्या किया इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये चौथा चैलेंज आपके सामने आया। पांचवें चैलेंज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे जब 1962 की हिस्ट्री रिलीज़ की गई।
1962 की जो वॉर हुई उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पर पब्लिक के सामने रिलीज़ करने की बात हुई, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये रिलेशन जो चाइना के साथ हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हैं। उन्होंने 71 की वॉर को भी ऐसे ही कहा जो बांग्लादेश के साथ अपानी हुई। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको देखना है कि ये जो हर्डल आपको देखने के लिए मिलेगी, डिपार्टमेंटल हर्डल या फिर मिनिस्टेरियल हर्डल, वो कंटिन्यू रह रही है। कुछ सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। छठा जो इशू है वो यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, द गवर्नमेंट गेव द MOD authority to circulate these histories in a limited way to the training institutes and the high command levels। तो इसी चीज़ को देखते हुए कि पब्लिक को ना दी जाए, आप सिर्फ इनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास रखिए जो सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर हाई कमांड लेवल के मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है उन्हीं को ही प्रोवाइड की जाए, उनको प्रोवाइड ना की जाए पब्लिक को। ठीक, तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने ये चीज़ कही, तो हो सकता है आगे भी यही काम हो। ओके, और सातवां इशू आपको यहाँ पर मिलेगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 2000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दी थी। ओके, तो ये सब चीज़ें भी देखने के लिए मिलती हैं, और सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो डिजिटल वर्ल्ड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस तरीके की PDF जो प्रिंटेबल मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में थी उनको टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था। तो और देश के लोगों को भी इसके बारे में पता चला, और ये एक सिक्योरिटी का इशू भी यहाँ पर क्रिएट करता है। ऑलराइट, एक और प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि ऑल एजेंसीज इन्वॉल्व इन सिक्योरिटी, द आर्म्ड फोर्सेज हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, हैव अ सिस्टम ऑफ असेंडिंग स्केल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उनके पास अपने रिकॉर्ड्स को क्लासीफाई करने का स्टेटस होता है, कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है। उस हिसाब से आप कौन से रिकॉर्ड्स को अपने पास लोगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, विच इज़ मेंशन ओनली इन द पासिंग डी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, कि कौन से डॉक्यूमेंट को आप क्लासीफाई करने की बात कर रहे हो या डी क्लासीफाई करने की बात कर रहे हो, कौन सा डॉक्यूमेंट सीक्रेट होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट टॉप सीक्रेट होगा, किस डॉक्यूमेंट को नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया को सौंपना है। इन सब चीज़ों के ऊपर कोई भी क्लैरिटी अभी तक नहीं है। बात समझ में आई? तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। नीडलेस टू से दिस डज नॉट इवन बिगिन द मीट रिक्वायरमेंट ऑफ सीक्रेट इन द डिजिटल एज। तो डिजिटल दुनिया में आपको सिक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ब्रॉड लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इश्यूज़ आपको यहाँ पर हैकर वगैरह दिखते रहते होंगे, साइबर अटैक्स। ओके, तो ये 8वां और शायद पॉइंट यहाँ पर निकल करके आया। द पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट ऑफ 1993 हैड ऑलरेडी मैंशन सम ऑफ दीज एक्शंस। तो आपको नई पॉलिसी लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं थी, आप उस एक्ट को अमेंडमेंट कर सकते थे और सीधा वर्क चलता रहता। ठीक है, तो मोस्ट मिनिस्ट्रीज हैव ऑलरेडी क्रिएटेड रिकॉर्ड्स रूम फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओल्डर डॉक्यूमेंट्स। ये सब काम चल रहा है, बट whether they have transferred those document to the national archives or not is not unknown। तो उन लोगों ने यहाँ पर सब काम किए हुए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड रूम भी बनाया हुआ है, उन्होंने रिकॉर्ड ऑफिसर भी बनाया हुआ है, बट दिक्कत यहाँ आती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। बात समझ में आई? तो क्यों? क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड सिक्योरिटी की बात यहाँ पर हो जाती है, उन्हें अपने ही जो सिस्टम है उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता है। बात समझ में आई? तो ये सब इशूज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। लास्ट स्लाइड है, 8 इशूज़ ज़्यादा निकल आए, इतने तो पॉलिसी के अंदर वो भी नहीं थे। ठीक है, पॉलिसी फीचर भी नहीं थे। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से देख करके चलनी है, और इतना ही याद रखना है, एक जनरल ओवरव्यू याद रखिए, कभी कभार क्वेश्चन आ गया तो बात अलग है। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।